चलिए आज एक बहुत ही असली और ज़रूरी सवाल पर गहराई से बात करते हैं। हम्म। ये सवाल उन लाखों लोगों से जुड़ा है जो एक बड़े शहर में एक टाइट बजट लेकर आते हैं। हाँ, और ये सिर्फ आने वालों की नहीं, बल्कि जो पहले से रह रहे हैं उनकी भी कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास वर्क इंडिया की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत में 57% से ज़्यादा ब्लू कॉलर नौकरियों में 57%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इन नौकरियों में महीने की तनख्वाह 20,000 रुपये या उससे भी कम है। वाह। तो सीधा सवाल ये है, क्या दिल्ली जैसे शहर में महीने के 20,000 रुपये में गुजारा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमने कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत इकट्ठे किए हैं। जैसे कि एक तरफ है मोतीलाल ओसवाल का एक मशहूर बजटिंग नियम जो कागज पर सब कुछ आसान दिखाता है। और दूसरी तरफ है दिल्ली की जमीनी हकीकत, लक्ष्मी नगर में किराए के कमरों के दाम, सस्ती टिफिन सेवाओं के मेन्यू, मेट्रो पास के रेट। अच्छा, और आपने पुरानी पीढ़ी के नुस्खों की भी बात की थी। हाँ, और यहाँ तक कि हमारी पुरानी पीढ़ी के पैसे बचाने के कुछ ठोस नुस्खे भी हैं। तो हमारा मिशन साफ है। हम इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर ये देखेंगे कि क्या किताबी नियम असल जिंदगी की परीक्षा में पास होते हैं। बिल्कुल। क्या 20,000 रुपए में दिल्ली में गुजारा हो सकता है? चलिए हिसाब लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जो हर कोई बताता है। मोतीलाल ओसवाल के एक लेख में भी इसका जिक्र है, 50-30-20 का नियम। हाँ, ये नियम एलिजाबेथ वॉरेन ने लोकप्रिय बनाया था और इसका फंडा बहुत सीधा है। क्या है ये फंडा? आपकी टैक्स के बाद की कमाई का 50% हिस्सा आपकी जरूरतों पर जाना चाहिए। जरूरतें मतलब? किराया, खाना पीना, आना जाना। हाँ, बिजली पानी के बिल, ये सब। फिर 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं के लिए है। इच्छाएं जैसे बाहर घूमना फिरना, मनोरंजन, शॉपिंग वगैरह। और बचा हुआ 20% हिस्सा बचत और निवेश में जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये नियम अपनी 20,000 रुपए की सैलरी पर लागू करें तो बजट कैसा दिखेगा? हिसाब बिल्कुल साफ है। 50% यानी 10,000 रुपए आपकी जरूरतों के लिए, ठीक है। 30% यानी 6,000 रुपए आपकी इच्छाओं के लिए, और 20% यानी 4,000 रुपए आपकी बचत के लिए। कागज पर तो ये बहुत संतुलित और बढ़िया लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई आराम से जी भी लेगा और पैसे बचा भी लेगा। यही तो असली खेल शुरू होता है। कागज पर तो सब ठीक है, लेकिन क्या दिल्ली में 10,000 रुपए में महीने भर की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें पूरी हो सकती हैं? मुझे तो यहीं पर थोड़ा शक हो रहा है। चलिए इस नियम को दिल्ली की सड़कों पर उतार कर देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले सिर पर एक छत चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे पहला खर्चा, किराया। हमने लक्ष्मी नगर में सिंगल कमरों की कुछ लिस्टिंग देखी। हाँ, जो छात्रों और नए नौकरी करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय इलाका है। तो वहां क्या तस्वीर दिखी? तस्वीर थोड़ी डरावनी है। लिस्टिंग के हिसाब से वहां एक ठीक-ठाक सिंगल कमरे का किराया 6,500 रुपए से शुरू होकर 13,000 रुपए तक जाता है। 13,000 तक? हाँ, और अगर हम एक औसत कमरा भी देखें तो वो करीब 9,500 रुपए प्रति माह का है। अरे एक मिनट, 9,500? जी हाँ, 9,500। और हमारा जरूरतों के लिए कुल बजट है 10,000 रुपए। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि किराया देते ही पूरे महीने के बाकी सभी जरूरी खर्चों के लिए, खाना, आना जाना, बिजली, सिर्फ 500 रुपए बचेंगे। हाँ, ये तो मजाक लग रहा है। इस नियम का तो यही दम निकल गया। बिल्कुल। पहले ही कदम पर 50-30-20 का नियम पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो चलिए नियम को एक तरफ रखते हैं और एक यथार्थवादी स्थिति देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई बहुत किस्मत वाला है, उसने हफ्तों तक गलियों की खाक छानी और उसे कहीं एक छोटा सा कमरा, कितने में? मान लीजिए 7,500 में मिल गया। ये भी बहुत मुश्किल है, पर मान लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ट केस में 7,500 रुपए किराए पर दे दिए। हम्म। अब उसके 10,000 रुपए के जरूरत वाले बजट में से 2,500 रुपए बचे हैं। अब उसे पेट भी भरना है। खाने का क्या हिसाब है दिल्ली में? यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, टिफिन सर्विस। एलबीबी के एक लेख में दिल्ली के कुछ किफायती टिफिन सेवाओं का जिक्र है। अच्छा। जैसे होम बाइट्स 80 रुपए से शुरू होती है। कृष्णा टिफिन सर्विस 129 रुपीस की थाली देती है। और एक सेवरी एंड सेज भी है शायद। हाँ, वो तो 75 रुपए में रात का खाना दे रही है। सुनने में तो काफी सस्ता लग रहा है। तो अगर कोई रोज एक वक्त का खाना भी बाहर से मंगाए तो महीने का कितना बैठेगा? अगर हम एक औसत थाली 100 रुपए की भी पकड़े और वो महीने में 30 दिन एक टाइम का खाना मंगवाता है, तो सीधा हिसाब है 3,000 रुपए का। और यहीं पर दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। कैसे? किराया देने के बाद बजट बचा था 2,500 रुपए।
लेकिन अकेले खाने का बिल ही 3,000 पे पहुंच गया। अरे बाप रे। मतलब वो अभी भी 500 रुपए माइनस में है और उसने अभी तक घर से ऑफिस जाने के बारे में सोचा भी नहीं है। ये तो हिसाब शुरू होने से पहले ही बिगड़ गया। बिल्कुल। तो टिफिन सर्विस भी बजट से बाहर है, तो अब दूसरा रास्ता क्या है? खुद खाना बनाना। हाँ, दूसरा रास्ता वही है। क्या वो सस्ता पड़ेगा? हमने चित्राज फूड बुक नाम की एक वेबसाइट देखी जहां 2 लोगों के लिए महीने भर की किराने की लिस्ट दी हुई है। उसमें चावल, आटा, दालें, तेल, मसाले सब शामिल हैं। अगर हम एक व्यक्ति के लिए उसका आधा भी अंदाजा लगाएं तो महीने भर का बेसिक किराने का सामान आराम से 3,000 से 4,000 तक का आएगा। तो खुद खाना बनाने पर भी खर्चा लगभग उतना ही है, 3,000 रुपए। हाँ, बस इसमें एक और कीमत जुड़ जाती है। वो क्या? समय और मेहनत। दिन भर काम करने के बाद घर आकर खाना बनाना, ये भी एक चुनौती है। सही बात है। बिल्कुल। अब इसमें बाकी के जरूरी खर्च भी जोड़ते हैं। ऑफिस कैसे जाएंगे? दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो। हाँ, एक मीडियम रेंज के मासिक पास की कीमत करीब 1,200 रुपए है। और अनलिमिटेड वाला? वो 2,000 रुपए का है। हम 1,200 रुपए मानकर चलते हैं। ठीक है। और घर के छोटे मोटे बिल, बिजली, पानी, फोन का रिचार्ज? दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी है, जो एक अकेले रहने वाले इंसान के लिए काफी हो सकती है। अच्छा, ये तो राहत की बात है। लेकिन फिर भी पानी, फोन, कुकिंग गैस और दूसरे छोटे मोटे खर्च मिलाकर महीने का 500 रुपए का बिल कहीं नहीं गया। तो चलिए अब इन महीने के जरूरी खर्चों का कुल जोड़ लगाते हैं, वो भी सबसे किफायती अनुमानों के साथ। लगाइए। किराया, जो बहुत मुश्किल से मिला, 750 रुपए। ठीक। खाना खुद पकाने पर 3,000 रुपए। मेट्रो पास 1,200 रुपए। और बाकी बिल 500 रुपए। तो कुल जोड़ आता है 12,200 रुपए। 12,200। चलिए एक पल के लिए इस नंबर को समझते हैं। ये 20,000 रुपए की सैलरी का 61% है। 61%? और ये सिर्फ जिंदा रहने का खर्च है। इसमें दोस्तों के साथ एक कप चाय या एक समोसा तक शामिल नहीं है। 50-30-20 का नियम तो दूर की बात है, यहाँ तो सिर्फ जरूरतें ही 60% से ज्यादा बजट खा गईं। यही दिल्ली की हकीकत है। इसका मतलब साफ है, 20,000 रुपए की कमाई में से 12,200 रुपए तो सिर्फ बेसिक जरूरतों पर खर्च हो गए। तो अब उसके पास अपनी इच्छाओं और बचत के लिए दोनों को मिलाकर सिर्फ 7,800 रुपए बचे हैं। जबकि नियम के हिसाब से इन दोनों के लिए उसके पास 10,000 होने चाहिए थे। 6,000 इच्छाओं के और 4,000 रुपए बचत के। तो अब इस बची हुई रकम का क्या होगा? यहीं पर असली समझौता शुरू होता है। यहीं पर हमारे दूसरे स्रोत जैसे एड्यू फंड और बैंक बाजार के लेख काम आते हैं। वो क्या कहते हैं? उनकी सलाह बहुत सीधी है, फालतू खर्चों पर कैंची चलाओ। जैसे कि नेटफ्लिक्स या दूसरे सब्सक्रिप्शंस बंद करो, बिना सोचे समझे होने वाली ऑनलाइन शॉपिंग से बचो। इसका मतलब ये है कि वो 6,000 रुपए का इच्छाओं वाला बजट अब असलियत में बहुत छोटा हो गया है। लेकिन इच्छाएं सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं होती। महीने में एक बार दोस्तों से मिलना, कोई सस्ती सी फिल्म देख लेना। हाँ, या कभी कभी काम से थक कर बाहर कुछ खा लेना। ये सिर्फ खर्चे नहीं है, ये तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे एक रोबोट की तरह जीना होगा, सिर्फ काम और घर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर मनी 9 का एक वीडियो एक अलग नजरिया पेश करता है। अच्छा। वो हमारी पुरानी मिडिल क्लास पीढ़ी की सोच की बात करता है। उनका एक साफ नियम था, जितनी आमदनी उतना खर्च। हाँ, सही बात है। वे उधार, लोन या ईएमआई को दुश्मन मानते थे। मुझे याद है वो लोग क्रेडिट कार्ड से भी डरते थे। बिल्कुल। उनकी सोच में एक और गहरी बात थी, वे सामाजिक दबाव में खर्च नहीं करते थे। ये बहुत जरूरी बात है। उनका सुकून वाला फंडा असल में इसी दबाव से आजादी थी। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी मुश्किल है। हर कोई अपनी छुट्टियां, अपने गैजेट्स, अपने डिनर दिखा रहा है। सही पकड़ा। उस दबाव से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस पीढ़ी के लिए दिखावे से ज्यादा जरूरी मन की शांति थी। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब सिर्फ बजट ही नहीं, सोच भी बदलनी होगी। हाँ। अब बचत का क्या? जब इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पा रही, तो कोई बचत के बारे में कैसे सोचे? ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। बैंक बाजार का लेख कहता है कि कम आय वालों को भी इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कैसे? लक्ष्य छोटा रखें, जैसे पहले 5,000 रुपए या 10,000 रुपए जमा करने का सोचें। और हर महीने? हर महीने सिर्फ 500 रुपए की बचत भी एक अच्छी शुरुआत है। और ये बात फिर से उसी पुरानी पीढ़ी की सोच से जुड़ती है ना? हाँ, मनी 9 के वीडियो में बताया गया है कि उनकी आदत थी पहले बचत फिर खर्च। मतलब कमाई हाथ में आते ही वे पहले एक छोटा सा हिस्सा निकालकर अलग रख देते थे, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। खर्च उस बची हुई रकम से होता था। और ये सोच आज के बाय नाउ पे लेटर के जमाने में और भी जरूरी हो गई है। बिल्कुल।
आज हर चीज ईएमआई पर उपलब्ध है, जो हमें कर्ज के जाल में फंसा सकती है। सही बात है। उस पुरानी पीढ़ी की समझदारी हमें सिखाती है कि असली दौलत बिना कर्ज की जिंदगी जीने में है। थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा गया पैसा एक दिन बड़ी मुसीबत से बचाता है। तो जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो लगातार संघर्ष और समझौते की है। ऐसा लगता है कि कोई इस चक्र में फंसकर रह जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर हमारी शुरुआती वर्क इंडिया रिपोर्ट का एक और पहलू सामने आता है। तो वो क्या? अभी तक हमने जितने भी स्रोतों की बात की, उन सब का फोकस खर्च को मैनेज करने पर था। हाँ, पैसे बचाने पर। लेकिन उस रिपोर्ट में स्किल डेवलपमेंट और वेतन सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया गया था। अच्छा। तो बातचीत सिर्फ बचने और बचाने की नहीं हो सकती, इसे आगे बढ़ने की भी होनी चाहिए। तो आज हमने इस पूरी चर्चा में 20,000 रुपए की मासिक आय की हकीकत को दिल्ली के असल खर्चों के आईने में देखा। और नतीजा साफ है, 50-30-20 जैसा कोई भी किताबी नियम यहाँ काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अकेली जरूरतें ही 60% से ज्यादा बजट खा जाती हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या बातें साफ होती हैं? पहली, भारत के बड़े शहरों की महंगाई को देखते हुए बजट बनाने के वैश्विक नियमों को भारतीकरण की जरूरत है। दूसरी, कम बजट में जीने के लिए बहुत सोच समझकर और अनुशासित होकर फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे खुद खाना बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और गैर जरूरी खर्चों से बचना। हाँ, और तीसरी और सबसे जरूरी बात वो ये कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बचत करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भले ही शुरुआत सिर्फ कुछ 100 रुपयों से हो। बिल्कुल। पुराने मिडिल क्लास की तरह कर्ज से बचना और सादा जीवन जीना आज भी उतना ही मायने रखता है। एकदम। और अंत में हम सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने इस पूरी चर्चा में ये पता लगाया कि कोई 20,000 रुपए में कैसे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए के ब्रैकेट से बाहर कैसे निकले। हमारे सभी स्रोतों ने खर्च कम करने की बात की, पर कमाई बढ़ाने का क्या? वही तो, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और अपनी कमाई बढ़ाने की क्या भूमिका है? क्योंकि वित्तीय सुरक्षा का रास्ता सिर्फ कम खर्च करने से नहीं बनता, बल्कि ज्यादा कमाने से भी बनता है।